Good morning, students. Today I'd like to discuss on a topic limitations of Ohm's law. लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है? खामियां, कुछ कमी। ओम्स लॉ में क्या कमी रह गई? तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि ओम्स लॉ में क्या होता है। ओम्स लॉ में हम लोग देखते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है वैसे वैसे करंट का भी फ्लो उसी के प्रोपोर्शन में बढ़ता है। लेकिन वहाँ पर क्या कंडीशन है? प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, साथ साथ द फ्लो ऑफ करेंट शुड बी स्मॉल। ये दोनों कंडीशंस के तहत ओम्स लॉ हमारा वेरीफाइड होता है। और हो सकता है कि ये कंडीशंस हट जाए तो ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं हो। तो हमें आज यही बात करना है कि क्या लिमिटेशंस है, किस वजह से ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं हो पाता है। ओम्स लॉ वेरीफाई होने के लिए हम यहाँ एक ग्राफ देख पा रहे हैं। इस ग्राफ को हम लोग अच्छी तरह से ओम्स लॉ में पढ़ते हैं, वहाँ हम देख पाते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो हमें जो ग्राफ मिलता है दिस इज स्ट्रेट। तो हम कहते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज सेटिस्फाइंग ओम्स लॉ, और हम लोग उसे कहते हैं ओहमिक कंडक्टर। और इसे हम लोग डिफाइन करते हैं द सब्सटेंस विच obeys Ohm's law, that is ohmic conductor, and substance which does not obey Ohm's law is non ohmic conductor। चलिए हम लोग इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि ओम्स लॉ को कौन कौन सेटिस्फाई करते हैं एंड विच आर ओहमिक कंडक्टर। तो नंबर वन, प्योर मेटल्स। यहाँ पर क्या होता है कि फॉर स्मॉल करेंट, एट अ स्मॉल करेंट, मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ कॉपर इलेक्ट्रोड्स ओबे ओम्स लॉ एट स्मॉल करेंट। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि कोई भी मेटल्स है जो कंडक्टर है उसमें स्मॉल करेंट हम पास कराएंगे तो भी प्रोपोर्शनल टू आई हमें मिलता है। और उसका कॉरस्पॉन्डिंग डाटा को अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करें तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो यह ओहमिक कंडक्टर है। सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहाँ पर दो कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड कैथोड, उसे सेल से सोर्स से कनेक्ट किया गया है। जैसे ही इसका पोटेंशियल बढ़ाया जाता है क्या होता है कि हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर लिबरेट होने शुरू होते हैं और इनका फ्री आयंस का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। और वह इस पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से इनका फॉर्मेशन बढ़ता है और हम पाते हैं दिस भी इज प्रोपोर्शनल टू आई। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग करंट का फ्लो भी बढ़ेगा फ्री मोबाइल साइंस बनने की वजह से, एंड वी गेट स्ट्रेट लाइन दैट इज ओबेइंग ओम्स लॉ। नेक्स्ट, नन ओहमिक कंडक्टर। अब हम देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है लिमिटेशंस का, वहाँ पर कौन कौन ऐसे सब्सटेंस हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटालिक कंडक्टर। जैसे हमने पढ़ा कि मेटालिक कंडक्टर तो करते ही हैं, लेकिन इस बार है कि मेटालिक कंडक्टर नहीं करते हैं। तो कब और क्यों? तो यह ओबे नहीं करते हैं एट लार्ज करेंट। लार्ज करेंट फ्लो होने से क्या होगा? लार्ज करेंट मीन्स due to large currents there will be a heating effect take place, and you know that due to heating effect what happens? Resistivity will decrease, resistivity will increase। तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फ्लो ऑफ करंट घट जाएगा। थोड़ा ग्राफ को स्टडी करिए। जैसे हम देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट उसी का कॉरस्पॉन्डिंग बढ़ रहा है, यहाँ तक स्ट्रेट है, प्रोपोर्शन रिलेशन है। लेकिन क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम और बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट का फ्लो नहीं बढ़ रहा है। इसे इस तरह जाना चाहिए, करंट नहीं बढ़ रहा है, करंट इधर ही रह गया। हम इस पॉइंट की को अगर स्टडी करें तो हम देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ यहाँ पर है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग करंट कुछ यहाँ पर है। लेकिन अगर यह स्ट्रेट लाइन होता तो करंट कहाँ होता? यहाँ पर, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ है, इस करंट को यहाँ होना चाहिए था। हम देख पा रहे हैं देयर इज ए लॉस ऑफ करंट। तो लाइन स्ट्रेट नहीं है वी आई ग्राफ का, सो वी कैन से दैट मेटालिक कंडक्टर एट लार्ज करंट इट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। सेकेंड इज वाटर वोल्टामीटर। वाटर वोल्टामीटर क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह ही होता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और जो सॉल्यूशन होता है उसमें वाटर विच इज एसिफाइड विथ डाइल्यूट H2SO4 का यूज किया जाता है। उस एक्सपेरिमेंट में यह देखा जाता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया जाता है तब
करंट का फ्लो इनिशियली नहीं होता। जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। जैसे जैसे करंट को पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया जाता है, यह देखा जाता है कि जैसे ही 1.67 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, तब यह देखा गया कि सडनली करंट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और यह ग्रेजुअली यह इंक्रीज करता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, लेकिन क्या हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज ओहमिक कंडक्टर? नो। अगर यह ओहमिक कंडक्टर होता तो इस लाइन को यहाँ से पास होना चाहिए। ओहमिक कंडक्टर का रूल्स है, लाइन शुड बी स्ट्रेट, इट शुड पास थ्रू ओरिजिन। कर्व वगैरह भी नहीं होना चाहिए, ओरिजिन से जा रहा है, कर्व है तो भी यह नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड सबसे पहले तो अभी आपको दिमाग में आ गया होगा कि पीएन जंक्शन का जो ग्राफ है वह इस तरह से है, तो यह ओहमिक कंडक्टर नहीं हो सकता क्योंकि यह स्ट्रेट नहीं है। थोड़ा सा हम आपको बताएंगे बार बार, क्योंकि पीएन जंक्शन आपको मिल रहा है और आपको चैप्टर एंड फिजिक्स में 12th में आपको यह पढ़ने के लिए मिल जाएगा डिटेल्स में क्या होता है। ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा कि पीएन जंक्शन क्या होता है। तो हम लोग इसे इस तरह से देख सकते हैं। पीएन जंक्शन एक सेमीकंडक्टर से बना हुआ डायोड है। उसमें पी जंक्शन डायोड और एन जंक्शन डायोड को जॉइंट किया जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जर्मेनियम या सिलिकॉन को डोपिंग किया जाता है और उससे होल्स की संख्या, इस डोपिंग में क्या होता है, ट्राइवेलेंट एटम से डोप किया जाता है, मिलावट किया जाता है, जिससे होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, पेंटावेलेंट से इसको डोप किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होल्स के कंपेयर में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और जब इसे आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है तो ये बन जाते हैं पीएन जंक्शन डायोड। और हम जब इसे सर्किट में जोड़ते हैं बैटरी से ऐसे करके, तब हम करंट का फ्लो इसके थ्रू से होकर देखते हैं, और उस चीज़ को हम लोग ग्राफ में स्टडी करेंगे। इसका डिटेल्स आप बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आप समझिए कि क्या नेचर आता है ग्राफ में। जैसे ही पीएन जंक्शंस पर पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाया जाता है, तो क्या होता है कि करंट का फ्लो स्लोली इंक्रीज करता है, फिर शार्पली इंक्रीज करता है, ये पॉजिटिव। व्हेन इट इज़ रिवर्स्ड, पोटेंशियल डिफरेंस को जब रिवर्स किया जाता है, तब हम यह देखा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस के लार्ज वैल्यू पर भी करंट का फ्लो ऑलमोस्ट जीरो है, या दिस इज़ वेरी लेस। यह देखा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब नेगेटिव होता है तो काफ़ी वोल्टेज बढ़ने पर भी करंट का फ्लो नहीं होता है, और फिर बाद में शार्पली बढ़ता है। ऑल ओवर कहना यहाँ पर यही है कि क्या यह ग्राफ का जो नेचर है ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हो रहा है, बट इज इट स्ट्रेट? नो, ये स्ट्रेट नहीं। सो वी कैन से दैट the PN junction diode is non-ohmic conductor. Next is thyristor. Thyristor में क्या होता है, this is also semiconductor. It is a 4 alternate layers of P and N type of semiconductor. जैसे यहाँ हमने देखा P and N क्या लेयर था, 2। उस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, 4 लेयर, P जंक्शन, N जंक्शन, अगेन उसके बगल में P रखिए, उसके बगल में N, सभी को ज्वाइन कर देंगे, फिर सर्किट से जोड़ेंगे तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। जब वोल्टेज बढ़ाया जाएगा तो इस तरह का, और जब वोल्टेज को रिवर्स किया जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाया जाएगा, तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। हम पहले इधर बात करते हैं कि इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। क्या होता है कि आप देखिए, सपोज इस इस वोल्टेज पर आप क्या देख पा रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू यहाँ से मिल रहा है, इधर है, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू इधर मिल रहा है, और जो काफ़ी शार्पली इंक्रीज कर रहा है। फिर आगे कहीं पर भी आप देखेंगे तो किसी गिवन वोल्टेज पर 2 इलेक्ट्रिक करंट का डाटा हमें मिल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग यह ग्राफ बना है। यह ग्राफ भी यही बताता है किसी गिवन पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट का 2 वैल्यू है। ये हो सकता है कि बढ़ाते वक्त और घटाते वक्त अलग अलग हमें आउटपुट के तौर पर इलेक्ट्रिक करंट मिले, और उसके अकॉर्डिंग हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है। और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को रिवर्स करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू काफ़ी कम मिलता है, ऑलमोस्ट या जीरो होता है, फिर सडनली राइज करता है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं दिस इज ऑल्सो नॉन ओहमिक कंडक्टर बिकॉज द ग्राफ obtained by thyristor is not straight and not linear. So we can say thyristor is a non-ohmic conductor. देखिए ये सब जो आप देख पा रहे हैं कैसे हुआ क्या हुआ, उतना अभी आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल जानिए कि अगर आपको ग्राफ है, इस ग्राफ को थोड़ा सा
लर्न करने का प्रयास करेंगे और ग्राफ को देख करके आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोलना है कि दिस इज़ नॉट स्ट्रेट, सो दिस इज़ नॉट ohmic conductor, this is not a ohmic conductor, or you can say this is non-ohmic conductor. And next is gallium arsenide. यह क्या होता है? दिस इज ऑल्सो अ सेमीकंडक्टर। गैलियम आर्सेनाइड में जो हमें ग्राफ ऑब्टेन होता है कुछ इस तरह से, और इस ग्राफ को आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि दिस इज ऑल्सो अ नॉन ओहमिक कंडक्टर विच इज गैलियम आर्सेनाइड। क्योंकि आपको अगर पूछा जाए क्या लिमिटेशंस है तो आपको बताना होगा ना कि गैलियम आर्सेनाइड तो क्यों होता है, क्योंकि BI का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है, ओरिजिन से पास होता है, स्ट्रेट नहीं होता, लिनियर नहीं होता है। तो लिमिटेशंस में यही तक है। एक और टॉपिक हम लोग साथ साथ इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज सुपर कंडक्टिविटी। द फिनोमिनन ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेसिस्टिविटी बाय सर्टेन मेटल्स एंड एलॉयज व्हेन दे आर कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। देखिए क्या होता है कि आपने पढ़ा है कंडक्टर के बारे में, और कहते हैं कि कोई भी कंडक्टर ऐसा नहीं है कि जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, थोड़ा भी होता ही है। सिल्वर बेस्ड कंडक्टर होता है फिर भी उसके पास रेजिस्टेंस है, लेकिन सुपर कंडक्टर उसे कहते हैं जिसमें रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। तो ऐसा हम लोग देख पाते हैं कि कहते हैं कि कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी बाय सर्टेन मेटल और एलॉयज व्हेन दे आर कूल्ड बिलो सर्टेन टेम्परेचर। जब उसे ठंडा किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस कम होना शुरू होता है, रेजिस्टिविटी कम होता है, और यह ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी सडनली ड्रॉप्स टू जीरो एट अ टेम्परेचर अबाउट 4.2 केल्विन। इस टेम्परेचर पर जाने जैसे जैसे टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे 4.2 केल्विन टेम्परेचर जाने के बाद सडनली रेजिस्टिविटी जीरो हो जाता है। किसका? मरकरी का। तो हम कहेंगे कि मरकरी इज अ सुपर कंडक्टर एट टेम्परेचर 4.2 केल्विन और बिलो 4.2 केल्विन टेम्परेचर। तो इस तरह से वी कैन अंडरस्टैंड सुपर कंडक्टिविटी ऑल्सो। So that's all in this video. Thank you.